गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ज़्यादा टाइम खराब करूंगा नहीं। सबसे पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दो सेक्शन होते हैं, एक तो होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब है करंट अफेयर बेस्ड। तो आप यूपीएससी का अगर पैटर्न देखोगे, चाहे वो यूपीएससी ईएसी एग्जामिनेशन है, वेदर इज ईएसी और सीएसी, दोनों के अंदर ही करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो स्टैटिक का अगर वेटेज वाइज बात करें, पिछले 2 या 3 साल का अगर मैं ट्रेंड देखूँ तो लगभग 20 to 30% वेटेज है स्टैटिक का, और मोस्टली जो वेटेज है वो आपका करंट अफेयर बेस्ड है, 70% के अराउंड। तो करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फिर भी स्टैटिक एनवायरनमेंट तैयार करने का फायदा होता है कि करंट अफेयर में चीज आपको समझ में आने लग जाती है। दूसरा, कई सारे एग्जाम होते हैं, जैसे अभी राजस्थान के अंदर एसीएफ भी पेपर आया था, एसीएफ एफआरओ, ठीक है। तो उसके अंदर क्या था, एनवायरनमेंट एक एज ऑप्शनल आपको लेने के बाद आपके पास एक चॉइस थी। ऐसे कई सारे एग्जाम और आते हैं, तो ठीक है, बहुत और जगह भी काम आ सकता है एग्जाम। स्टेट पीसीएस में भी काम आता है। स्टेट पीसीएस में डायनामिक से नहीं आता, स्टेट पीसीएस स्टैटिक से डायरेक्टली क्वेश्चन आया था मोस्टली। तो इसको तैयार कैसे करना है हम लोगों को, वो जरा देख लेते हैं। मैंने इस इन्वायरमेंट के लिए जो टोटल यहाँ पे सोर्स रेफर करें, एक तो है ये वाजिर रवि की येलो बुक, जिससे मैंने इन्वायरमेंट पढ़ा है। दूसरा शंकर आईएएस। तीसरा एक माजिद हुसैन की किताब आती है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी। एंड फाइनली इनके अलावा क्वेश्चन के लिए मैंने रेफर करा है ये शंकर आईएएस में, इसका इनसाइड का आता है क्वेश्चन बैंक इन्वायरमेंट का। तो यहाँ से मैंने डिफरेंट क्वेश्चन लिए। तो ये तो वो सोर्स है जो मैंने इन्वायरमेंट के लिए रेफर करें। कंटेंट के लिए 3 बुक है, क्वेश्चंस के लिए ये लास्ट वाली बुक रेफर कर लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस के हिसाब से। दूसरा, हमारे जो लेक्चर होने वाले में क्या क्या चीज होगी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग, यूपीएससी ईएससी का पूरा सिलेबस कवर करूंगा मैं। सीएससी एग्जामिनेशन का ऑब्वियसली तो करना ही है, मेन तो हमारा वही है। साथ में स्टेट पीसीएस का भी पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, तो पूरा। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, आपको मेरे इन्हीं लेक्चर के साथ पूरा सोल्यूशन मिलेगा। सारे क्वेश्चन, सारे मतलब एक भी क्वेश्चन मैं स्किप नहीं करूंगा। जितने भी क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी ने पूछे हैं, चाहे वो सीएससी एग्जामिनेशन में हो या ईएससी एग्जामिनेशन, इसके अलावा और जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन क्वेश्चन होते हैं, उनके क्वेश्चन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको डेमो दिखाता हूँ किस तरह से नोट्स बनाए मैंने। नोट्स के अंदर तो सारा ये आपको एज इट इज पीडीएफ मेरे ग्रुप उससे मिल जाएगी, यूपीएससी चैलेंज जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से। ये मैंने लास्ट में ईएससी के कुछ क्वेश्चन लगा दिए। सिमिलरली ये आप जब यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको कुछ ये प्रैक्टिस के हिसाब से क्वेश्चन लगा दिए, इनके आंसर लास्ट में दे रखे हैं, साथ में इनके सबके सोल्यूशन दिए हुए हैं, किस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन है, ये सारे मैंने खुद नहीं बनाए। साथ में यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगा रखे हैं और यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन भी लगाए हैं। उसमें भी हर एक क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है कौन सा क्वेश्चन हमारे कंटेंट्स हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड है। तो इस तरह से हर चैप्टर में आपको सारा कुछ कंटेंट मिलेगा। और मेरे हिसाब से आपको कहीं ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये घबराने की जरूरत नहीं कि अगर मैंने इन 3 किताबों से नोट्स बनाए तो बहुत ज्यादा कंटेंट होगा। नहीं, मैंने तीनों से मिला के हमारे कंटेंट को मिनिमाइज कर दिया है कि जो काम काम की चीजें बोल की फालतू चीजें बिल्कुल हटा दी। आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई इसको लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो मुझे नंबर देता हूँ, इस नंबर पे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको लाइव क्लास के अंदर ऐड कर दूंगा। इन्वायरमेंट सभी के लिए फ्री है, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको इन्वायरमेंट की लाइव क्लास में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इकोलॉजी से। देखिए, 2 वर्ड है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, दोनों को थोड़ा समझ लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, मैं, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग और उनके जो सराउंडिंग। इन्वायरमेंट का मतलब ही होता है, अगर एक इसका मीनिंग पे जाए, इसका मतलब होता है इंसर्कल करना किसी चीज को। तो किसी चीज को इंसर्कल करने का मतलब क्या है कि अगर मैं हूं, मेरे साथ में जो भी मेरे आसपास की चीजें हैं और उनको जो इंसर्कल कर देंगे, मतलब उनको जो टोटल एटमॉस्फेयर है या आसपास की जो सराउंडिंग है, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की बेसिक डेफिनेशन तो इतनी सी है बस। वे जब इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, इकोलॉजी स्टडी को दिखाता है। स्टडी किस किस के बीच में, ह्यूमंस के बीच में, लिविंग लिविंग, या फिर हमारे और हमारे इन्वायरमेंट के बीच में। ये 2 पॉइंट काम के, इस पे क्वेश्चन आपको पीछे मिलेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे। तो इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी स्टडी है किस किस के बीच में, ह्यूमंस के बीच में, लिविंग के बीच में और लिविंग एंड इन्वायरमेंट के बीच में। तो वेयर है, जब हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये सिर्फ लिविंग, नॉन लिविंग और उनकी सराउंडिंग को बताता है। इसी में एक चीज है, अगर ये आपस में इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दे, इनके इंटरेक्शन के बारे में हम बात कर दें, तो ये इकोसिस्टम बन जाता है। तो यहीं पे 3 डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन में यहाँ खत्म करने की कोशिश करिए। पहला, इकोलॉजी स्टडी को बताता है, ठीक है। इन्वायरमेंट किसके बारे में बात होती है, इन्वायरमेंट मतलब होता है सराउंडिंग के बारे में, बस आप आपकी सराउंडिंग के बारे में बात होगी। लेकिन जब इनका आपस में इंटरेक्शन बताया जाता है कि ये इससे इंटरेक्ट कर रहा है और बाद में जो भी इनकी इंटरेक्शन की वजह से जो भी चीजें हो रही है, जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है, उसके बारे में बात हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। 3 चीज है। अच्छा, इकोलॉजी जो है ये दी किसने, देखो ये भी काफी काम का, ये टर्म कौन कॉइन का, ऐसे आ जाता है कि फला इकोलॉजी टर्म कॉइन्ड बाय या इन्वायरमेंट टर्म कॉइन्ड बाय,
इस तरह के क्वेश्चन भी हमें ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं। तो इसको कैसे याद रखना है, इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी। अब देख लो कि मैं इकोलॉजी बोलते बोलते हकला रहा हूँ, बस हो गया, याद हो गया। इकोलॉजी किसने दी, हकले ने, ठीक है, अर्नेस्ट हकले, मतलब नाम तो कुछ और है बट मैं छोटी सी ट्रिक बनाई याद करने की। इकोलॉजी को आप कभी भी बोलेंगे तो आप घबराएंगे नहीं, इकोलॉजी हकला अर्नेस्ट हकले। वेयर इन्वायरमेंट के लिए क्या, इसका वैसे कुछ खास है नहीं, मैंने क्वेश्चन कहीं देखा नहीं इसके बारे में अभी तक किसी भी एग्जाम में, बट फिर भी आप देख लीजिएगा। ये मैंने इवन नोट्स के अंदर भी नहीं था, ये मैंने गूगल से इसकी निकाला भी, ये टर्म किसने कॉइन की थी। तो ये गोथी एंड कार्लाइल, ये दो नाम है इन्वायरमेंट के, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ये हकले भाई सब, ये थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। चलिए, तो ये दो डेफिनेशन हमने कवर कर दी। इकोसिस्टम के बारे में आगे और डिटेल में बात करेंगे, अभी तो सिर्फ मैंने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में बात करी। अब बात करते हैं कुछ कंपोनेंट के, जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आता है जैसे एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेयर गैसेस, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल वगैरह वगैरह। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या आता है, ग्रीन प्लांट हो गए, नॉन ग्रीन प्लांट हो गए, डिकम्पोजर, पैरासाइट, सिम्बायोटिक, एनिमल एंड मैन। तो ये छोटा सा, मतलब इसमें भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा सा आप दिमाग में रखना है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या होता है इन्वायरमेंट के, बस इतना सा। चलिए, अब बात करते हैं इन्वायरमेंट के लेवल के बारे में, जहां से क्वेश्चन हमारे ज्यादातर आते हैं। तो इसके लिए ये इमेज काफी सही है समझाने के लिए, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं लेवल वाइज जाऊं तो मैं इस तरह से अपग्रेड कर रहा हूं, ऊपर की तरफ जा रहा हूं। सबसे पहले क्या है, एक अकेला, यहाँ पे मान लीजिए जो भी आप समझ रहे हैं, एक अकेला इंडिविजुअल है। फिर इस जैसे कुछ और लोग मिल गए, सब इसी जैसे, देखो बिल्कुल इसी कम्युनिटी के, मतलब एक जैसे ही है। तो ये सब लोग एक जैसे हैं, इनको बोलते हैं पॉपुलेशन। मतलब एक अकेला है तो इंडिविजुअल है, जब एक जैसे लोग मिल जाते हैं तो पॉपुलेशन। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी है, इसके अलावा कुछ मान चलो शेर भी आ गया, कुछ कुछ बर्ड टाइप से भी आ गया, कुछ डिफरेंट टाइप के कंगारू भी है। तो जब डिफरेंट टाइप के लोग एक साथ मिलते हैं तो ये कम्युनिटी हो जाती है। अगर आप हमारे लिविंग सेंस में बात करोगे, सोशल सेंस में, तो हिंदू मुस्लिम सब लोग जब एक साथ रहते हैं कम्युनिटी बोला जाता है। तो ये क्या है, जब डिफरेंट स्पीसीज एक साथ जब हम बारे में बात करेंगे, जब अलग अलग, मतलब सेम नहीं है, सारी स्पीसीज डिफरेंट है, तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी। जब सेम स्पीसीज है तो पॉपुलेशन, और जब अकेला है तो इंडिविजुअल। तो ये तो फर्स्ट थ्री डेफिनेशन हमारी कवर हो गई। फिर हम बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम मैंने बता ही दिया क्या है, कि ये जो लिविंग थिंग है ये अपने सराउंडिंग के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। फिर आएगा बायोम, एंड फाइनली आएगा बायोस्फीयर। तो ये इस तरह का ऑर्डर है, इन तीनों को हम अलग से समझेंगे। फिलहाल हम ये तीन स्टार्टिंग के हमने देख लिए, अलग से मतलब अभी समझेंगे। आइए जरा देखते हैं क्या है। इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो अकेला होता है, अकेला इंडिपेंडेंटली काम करता है, उसको बाकी किसी से मतलब, जैसे प्लांट हो गया। अब प्लांट को बाकी किसी से मतलब है नहीं, वो सन से अपनी एनर्जी लेगा, अपने फूड बनाएगा, दैट्स इट, खत्म कहानी। वेज पॉपुलेशन पे आता है ना, पॉपुलेशन का मतलब क्या है, प्लांट भी ले सकते हो, कोई ऐसा इंडिविजुअल भी ले सकते हो, एग्जांपल के लिए था बस। पॉपुलेशन का मतलब क्या था, सेम स्पीसीज, एक जैसे लोग, एक जैसे लोग, जैसे मैंने बताया नहीं आपको, ये सामने एक जैसे लोग हो गए, तो ये हो गया पॉपुलेशन। अच्छा, इनके ऊपर जो स्टडी होती है, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब आपको बताइए, इकोलॉजी मतलब स्टडी होता है। तो इनके ऊपर जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं उटिकोलॉजी, ठीक है, एटिकोलॉजी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो पॉपुलेशन के ऊपर जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एटिकोलॉजी, वेयर जो कम्युनिटी के ऊपर स्टडी होती है उसको बोलते हैं सिंकोलॉजी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं बस, कि पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या बोलता है ये, और कम्युनिटी, ऑप्शन में क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग रखना कि पॉपुलेशन इकोलॉजी बोलते हैं इटिकोलॉजी, और कम्युनिटी इकोलॉजी बोलते हैं सिंकोलॉजी। कम्युनिटी का मैंने बता ही दिया, कम्युनिटी क्या होता है कि डिफरेंट ग्रुप जब एक साथ रहते हैं, मतलब पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग तरह के बंदर, भालू, या आप जो भी मान सकते काउंट कर लो उसके अंदर, इंसान भी हो गए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी। अच्छा, इसका नाम किसके ऊपर रखा था, नेम आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फ्रॉम द स्पीसीज। भाई हजार तरह की कम्युनिटी क्यों ना हो, बट जो वहाँ मेन डोमिनेंट होगा, जैसे मान चलो कहीं कहीं आप जाते हो तो बहुत सारे आम के पेड़ नजर आ रहे हैं, बट बीच में छोटे मोटे अमरूद के पेड़ भी हैं, बट हम उसको ये बोलेंगे भाई अमरूद का बगीचा, आम ही होता है, छोटे मोटे, मतलब जो डोमिनेंट करता है उस जगह, उसी के ऊपर पर्टिकुलर जगह का नाम दे दिया था। तो सेम यही है, अगर हम किसी कम्युनिटी को बोलेंगे तो जो डोमिनेंट स्पीसीज होगी उसके नाम पर कम्युनिटी का नाम पड़ जाता है। तो डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज के ऊपर, या डोमिनेंट प्लांट भी जरूर नहीं, अगर आप एनिमल्स के बारे में बात करो तो जो डोमिनेट करेगा उसके ऊपर नाम पड़ जाएगा। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। मेजर का मतलब जो सिर्फ सन की एनर्जी पर डिपेंड होते हैं, माइनर का मतलब जो आसपास की कम्युनिटी पर डिपेंड होता है। जैसे प्लांट सबसे बड़ा एग्जांपल है मेजर में, वो सिर्फ सन की एनर्जी पर डिपेंड है, जो प्लांट से जो डिपेंडेंट होते हैं, चाहे आप उसमें जो फल आ रहा है, जो भी उसके ग्रीन प्लांट्स के ऊपर खाने वाले गाय वगैरह जो भी मान लो, तो वो उन प्लांट के ऊपर डिपेंड है। अगर प्लांट नहीं होंगे तो वो अपनी एनर्जी ले नहीं पाएंगे। तो मेजर के अंदर आप प्लांट ले सकते हो, माइनर के अंदर आप जो भी हरे प्लांट को जो खाने वाले जितने भी गाय वगैरह जो होगी, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिटी विद हाई डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कम्युनिटी विद हाई डाइवर्सिटी इज मोर स्टेबल एंड कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कम्युनिटी विद हाई डाइवर्सिटी डॉट डॉट लेस स्टेबल, मोर स्टेबल,
लेस कॉम्प्लेक्स, हाई कॉम्प्लेक्स, इस तरह का। अब जरा समझते हैं इसका मतलब क्या है। अभी समझिए एक एग्जांपल के लिए कि एक शेर है, ठीक है, वो जंगल में रहता है और जंगल में एक पर्टिकुलर इलाका है जहाँ टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री के आसपास है, बस वो उधर ही रह सकता है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसकी डेथ हो जाएगी। शेर का एग्जांपल लिया, ठीक है। प्लस उसको खाने के लिए भी चाहिए सिर्फ हिरन, इस हिरन के अलावा कुछ खा नहीं सकता। कुछ और खाएगा तो कुछ और, मतलब उसका हजम ही नहीं होगा। बट एक दूसरा बंदा है, दूसरा शेर है, जो 15-16 डिग्री में भी रह सकता है, 30 डिग्री में रह सकता है, 40 में भी रह सकता है, ठीक है। प्लस जो भी मिलेगा वो खा जाएगा, इंसानों को भी खा जाएगा, हिरन को भी, सबको खा जाएगा। तो जब डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है हर सेंस के अंदर, चाहे लिविंग सेंस में 18 जो भी सेंस आप माने, जब हम डाइवर्सिटी जो प्लांट की, एनिमल की जब डाइवर्सिटी को हम बढ़ाते हैं तो उसके स्टेबल होने की तादाद भी बढ़ जाती है, जो जो पॉसिबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, वेयर कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। सिंपल सा अगर आपको एक स्टडी करनी है, स्टडी वाइज बात करें, तो अगर 16-17 डिग्री में कर रहा है और एक जगह हिरन खा रहा है तो उसके लिए स्टडी बड़ा आसान हो जाएगी, जितने भी उससे रिगार्डिंग है। लेकिन जब डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है तो चीजें भी ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, स्टेबल भी होगा और कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो मुझे जरूरी बताइए ये वाला पॉइंट समझ में आएगा आपको कि कम्युनिटी विद हाई डाइवर्सिटी इज मोर स्टेबल एंड कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमेंट बताओ फटाफट। तो इतना सही है बस कि हाई जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उसके स्टेबल होने की जो पॉसिबिलिटी वो बढ़ेगी। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाएगी डाइवर्सिटी ज्यादा होने से। तो यहां तक हमने बात करी स्टार्टिंग के 3, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन और कम्युनिटी। तीनों में क्या डिफरेंस है दोबारा बता दूं। इंडिविजुअल तो अकेला, पॉपुलेशन सेम स्पीसीज, एक जैसे लोग। कम्युनिटी का मतलब क्या है, अलग अलग तरह के लोग, डिफरेंट स्पीसीज। दूसरी चीज क्या है कि जो पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी होती है उसको बोलते हैं इकोलॉजी, और जो कम्युनिटी बेस्ड स्टडी होती है उसको बोलते हैं सिंकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म किसने दी, हकले ने, ठीक है। एनवायरमेंट कार्लाइल और गोथिक को देख लेना, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज है कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही स्टेबल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, और हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इकोसिस्टम पे। मैं आपको बता दें इकोसिस्टम क्या होता है कि जितनी भी कम्युनिटी रह रही है आपके अंदर, अब देखो कम्युनिटी एक तरह की भी हो सकती है, 2, 3, 4 कम्युनिटी, मतलब कि अलग अलग तरह की स्पीसीज। अब एक जगह एक तरह कम्युनिटी है, आगे जाओगे दूसरी तरह कम्युनिटी है, फिर तीसरे, हर जगह पूरे, क्योंकि अर्थ बहुत अलग अलग बायोम में डिवाइडेड है, तो डिफरेंट कम्युनिटी हमारे पास है। तो उन सारी कम्युनिटी को अगर हम इकट्ठा कर दें, प्लस वो अपने जो सराउंडिंग में उनके जो इन्वायरमेंट है उसको हम ऐड कर दें, और उनके बीच में ये चीज आ जाए इंटरेक्शन, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं इकोसिस्टम। ठीक है। तो इकोसिस्टम बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, सारी कम्युनिटी प्लस एनवायरनमेंट और उनके बीच का इंटरेक्शन। ठीक है। दूसरा, ये टर्म किसने कॉइन की थी, तो याद रखिएगा इकोसिस्टम टेंसले, सर ऑर्थर जॉर्ज टेंसली। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम टर्म किसने दी, टेंसली ने। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे ऑप्शन में क्वेश्चन आया था, फिर हम कर नहीं पाते। एग्जाम्पल, एक सिंगल ट्री भी हो सकता है, इंटायर फॉरेस्ट भी हो सकता है। अब एक सिंगल ट्री भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर भी आप देखो डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज रहती हैं। आप देखो पेड़ के ऊपर अलग अलग तरह की चिड़िया भी आती हैं, कई बार जैसे पेड़ के ऊपर छोटे मोटे जो एनिमल्स है वो भी पहुंच जाते हैं। कई बार पेड़ को गिलहरी वगैरह आपने देखी होगी ना, कई बार पेड़ के ऊपर बाघ भी पहुंच जाते हैं पकड़ने के लिए, देखा ही होगा आपने, बाघ तो चढ़ जाते हैं ना ऊपर। दूसरा, पेड़ के ऊपर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। तो इस तरह का एक जो सिंगल ट्री है वो भी एक अपने आप में इकोसिस्टम की तरह काम कर सकता है। पूरा फॉरेस्ट को भी आप ले सकते हो, ये पूरा फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स की बहुत बड़ी ही चीज को हम इकोसिस्टम बोलेंगे। सिर्फ डेफिनेशन समझिए कि डिफरेंट कम्युनिटी, वो अपने आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है वो, और उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे मैं अभी हूँ, तो मैं, मेरे पास में जो इन्वायरमेंट है और हमारे बीच में जो हो रहा है ये इंटरेक्शन, तो एक इकोसिस्टम के तौर पे आप इसको भी पेश कर सकते हैं। हाँ सर, ये भी एक इकोसिस्टम का एग्जांपल आप बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑटोट्रोप्स और हेटरोट्रोप्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। ऑटोट्रोप्स का मतलब वो जो खुद अपना खाना खुद बनाएंगे, ठीक है, उनको किसी और की जरूरत नहीं है। प्लांट सन से एनर्जी लेंगे और अपना खाना खुद बना रहे हैं। लेकिन हेटरोट्रोप्स या फगोट्रोप्स क्या होता है, जिनको अपना खाना खुद नहीं बना, जो दूसरे की जरूरत पड़ेगी, जैसे गाय, गाय बेचारा कहाँ से अपना खाना पैदा करेगी, वो तो खाना पर उसको घास फूस खानी पड़ेगी। तो ऐसे लोग जो अपने फूड के लिए, ये अपने आप की जो चीजों के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं हेटरोट्रोप्स या फगोट्रोप्स। वेयरएज जो खुद अपना खाना बनाते हैं, सेल्फ नरिशिंग होते हैं, उनको बोलते हैं आप ऑटोट्रोफ्स। ये होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर, जैसे प्लांट हो गया, या हम जब एक्वेटिक सिस्टम में जाएंगे तो पाइथोप्लैंक्टन हो जाएंगे, वो प्लांट की तरह ही काम करते हैं एक्वेटिक सिस्टम के अंदर। तो ये दो वर्ड और आगे, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप को फगोट्रॉप भी बोलते हैं। आइए इसके अंदर भी कुछ बात करते हैं। एक होता है मैक्रो, एक माइक्रो। पहले मैक्रो के बारे में, मैक्रो मतलब थोड़े से बड़े, माइक्रो मतलब बहुत छोटे। तो मैक्रो में आता है, तो मैक्रो में 3 कैटेगरी, एक तो हर्बीवोरस, घास फूस खाने वाले, कार्निवोरस, मांस खाने वाले सिर्फ, एक होता है ओमनीवोरस, ये इस तरह के इंसान जो बैठा हुआ है, मतलब हम और आप जैसे लोग, जो घास फूस भी खा जाएगा, मांस भी खा जाएगा, जैसे खा ही रहा है आपके सामने। तो इस तरह के लोगों को हम बोलते हैं इंसान, मैन, हम, ओमनीवोरस, जो दोनों तरह की चीजें खा सकता है, प्लांट भी खा सकता है और एनिमल भी खा सकता है। इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल बताऊं, अगर अपने गाय के कभी दांत देखोगे तो गाय के सारे दांत चपटे होते हैं ऐसे, क्योंकि उनकी डिजाइनिंग करी गई है सिर्फ और सिर्फ घास खाने के लिए, प्लांट खाने के लिए। वेयर
जब आप एनिमल में, जब शेर देखोगे या कोई आप किसी भी एनिमल के दांत हो सारे नुकीले होते हैं, क्योंकि उनको डिजाइनिंग करी गई है मांस खाने के लिए, जबकि इंसान के आगे के दांत तो नुकीले होते हैं और पीछे के दांत चपटे होते हैं ऐसे। तो हम घास भी खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ओमनीवोरस हो गया। ये तो हो गया फर्स्ट मैक्रो। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इनको प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या लिखा हुआ है, हर्बीवोरस तो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, वो काऊ। ठीक है, आपने जो यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब पूरा अगर अपना प्रोसेस बनाओ तो कैसे बनेगी। सबसे पहले आएगा एक हमारे पास में ये बढ़िया सा पेड़। ठीक है, ये बढ़िया सा पेड़ आ गया। ठीक है, ये क्या है, ये है ऑटोट्रॉप्स, जो खुद इसको खाने के लिए गाय आ रही है। तो गाय हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। पेड़ क्या था, प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो गाय होगी प्राइमरी कंज्यूमर। इसको खा लिया मान लीजिए वॉल्फ ने, तो वॉल्फ हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। इस वॉल्फ को भी खा गया लॉयन, तो लॉयन हो गया टर्शरी कंज्यूमर। इस लॉयन को खा गया इंसान, हम लोग खा गए शेर को, हालांकि मिलता नहीं है खाने को, बट बता रहा हूँ कि मान लीजिए खा गए। तो ये इस तरह से हमारा पूरा एक चेन बनकर आपके सामने आ गई। तो ये आपको इस तरह से कोई नहीं पूछेगा कि ये क्या है क्या है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर किस तरह से बना हुआ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग क्या है, ये तो है प्रोड्यूसर। उसके बाद जो गाय थी वो क्या थी, हर्बीवोरस। वुल्फ और लॉयन क्या थे, कार्निवोरस। ठीक है, बट हाँ वुल्फ सेकेंडरी कंज्यूमर था, लॉयन टर्शरी कंज्यूमर था। एंड फाइनली जो हमारे इंसान है वो कैसे, ओमनीवोरस। इसी तरह माइक्रो पे आते हैं, माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे और भी छोटे। इसमें होता है दो तरह के होते हैं, सेप्टोट्रॉप्स और डेट्रीवोर्स। इनके बारे में अलग से डिटेल में बात करेंगे। अभी से इतना है ना कि जो बैक्टीरिया फंगी होते हैं बहुत छोटे, डिकम्पोजर का जो काम करते हैं, उनको बोलते हैं सेप्टोट्रॉप्स। वेयरस जो अर्थवर्म्स वगैरह होते हैं, जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की, उनको हम बोलते हैं डेट्रीवोर्स, अर्थवर्म्स वगैरह। ठीक, तो ये दो डेफिनेशन हो रहे हैं, सेप्टोट्रॉप्स और डेट्रीवोर्स। सेप्टोट्रॉप्स छोटे छोटे से बैक्टीरिया फंगी, डेट्रीवोर्स भी छोटे होते हैं बट अर्थवर्म वगैरह के टाइप के होते हैं, और ये सिर्फ क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन। ऑर्गेनिक, एक क्वेश्चन देखा था मैंने वहां इनऑर्गेनिक लिखा हुआ था, नहीं इनऑर्गेनिक में काम नहीं आता, ये सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर में काम आता है, डिकम्पोजिशन के लिए बस। देयर आफ्टर दो तरह के इकोसिस्टम, इकोसिस्टम ही चल रहा है, दो तरह के इकोसिस्टम होता है, एक होता है ओपन इकोसिस्टम, एक होता है क्लोज्ड इकोसिस्टम। ओपन का मतलब जहां एनर्जी या मैटर आराम से आ सकते हैं और जा सकते हैं, जैसे कि एक्वेटिक हो गया, समुद्र में देख लो ना, आराम से एनर्जी आ सकती है जा सकती है, आपको मछली पकड़नी पकड़ निकाली, कुछ ने रोका है आपको, जो भी, तो जितनी तरह की भी एनर्जी है वहां इन हो सकती है और एनर्जी बाहर भी हो सकती है। लेकिन क्लोज इकोसिस्टम ऐसा एक्सिस्टम जहां पर ना तो कोई मटेरियल इन हो सकता है, ना ही किसी की तरह की एनर्जी इन हो सकती है एक्सटर्नल सोर्सेज से। एग्जांपल के लिए अर्थ, अर्थ को हम क्लोज सिस्टम मानते हैं, सन की एनर्जी को ये नहीं मानते कि सन की एनर्जी आ रही है, वो तो खैर एक कंटिन्यूस सोर्स ही चला जा रहा है। तो क्योंकि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ट्रांसफर होती है, हमें पता ही है, एनर्जी कंजर्वेशन लो, उसी के अकॉर्डिंगली। तो ये इतना सा आप ध्यान रखना कि ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम क्या होता है कि मेनली हम जिसके अंदर किसी भी तरह का मटेरियल या एनर्जी का फ्री एक्सचेंज नहीं होता, उसको हम बोलते हैं ओपन क्लोज सिस्टम। अगर होता है तो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। एग्जांपल के लिए आपके सामने में समुद्र लिए, पूरा समुद्र लो, ओपन सिस्टम है। अर्थ से कुछ भी चीज आप बाहर लेके, अब ये मत बोल देना सैटेलाइट भी तो जा रही है, ये सब भी जा रही है, उनके बारे में बात नहीं कर रहा, नॉर्मली हम जो बात कर रहे हैं सिस्टम के बारे में, क्या भाई कितना एनर्जी मटेरियल कोई ले, किसी मान चलो मंगल ग्रह में कोई कमी हुई कि चले हम अर्थ से पानी का लिया, लोटा लेके पानी भर के वहां ले गए, और हमको चाहिए तो मंगल से कुछ और लेके आ गए, ऐसा थोड़ी हो रहा है। क्लोज सिस्टम की तरह ही काउंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर के बारे में पहले बात कर लिया है। ठीक है, अच्छा यह था फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम ही चल रहा है। इकोसिस्टम के क्या क्या फंक्शन है, पहला एनर्जी फ्लो थ्रू दी फूड चेन, मैंने अभी आपको दिखाया था, प्लांट, प्लांट को खाने वाले गाय, गाय को खाने वाला वुल्फ, वुल्फ को खाने वाला लॉयन, लॉयन को खाने वाला इंसान। तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, प्लांट से एनर्जी गई गाय में, गाय से गई वुल्फ में, वुल्फ से गई लॉयन में, लॉयन से गई, तो ये हो रहा है पहला एनर्जी फ्लो। फिर दूसरा बायो जियो केमिकल साइकिल, तो इनके बारे में अलग से बात करेंगे, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, किस तरह से नाइट्रोजन पूरा ट्रांसफर होता है, ये अलग से बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये भी नेक्स्ट चैप्टर में बात होगी इसके बारे में भी, ये किस तरह से पहले प्राइमरी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए। तो ये दोनों हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, ये भी अगले चाहिए, तीनों के टॉपिक अगले चैप्टर में आएंगे। बट फिर भी इनके बारे में पढ़ लो कि जो फंक्शन है इकोसिस्टम को क्या हो, क्योंकि बहुत सारे यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इकोसिस्टम में पूछे गए प्रीवियस ईयर में, जैसे मैं दिखा दूं, उसके लिए हमें पता होना चाहिए। जैसे ये देखो, डिस्कस द कंसेप्ट, कंपोनेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, आ गया सीधा, ये ज्योग्राफी मेंस का क्वेश्चन है 2001 का। ठीक है, दूसरा डिफाइन इकोसिस्टम एंड डिस्क्राइब ब्रीफली वेरियस कंपोनेंट, देख लो एक और। तीसरा राइट शॉर्ट नोट ऑन इकोसिस्टम, तो ये ज्योग्राफी मेंस के अंदर 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इकोसिस्टम के ऊपर। दूसरा और भी है कंसेप्ट, बायोस्फीयर अलग अलग है वो। तो इस तरह से, इसलिए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से सारे पॉइंट मैंने इंक्लूड कर लिए। कोई भी पॉइंट मैंने कोशिश नहीं करी कि कोई भी पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट है वो मिस कर दूं। और नोट्स भी मैंने थोड़ा कंसाइज ही रखे, फालतू इधर उधर नोट्स बढ़ाए नहीं है। कहाँ पे थे हम? हाँ, तो फंक्शन में ध्यान रखें, एनर्जी फ्लो, बायोजियोकेमिकल साइकिल, इकोलॉजी सक्सेशन, होमोस्टैटिक या साइबरनेटिक, इसको होता है फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, जैसे हम नेगेटिव फीडबैक देखते हैं कंट्रोल सिस्टम में, कुछ ऐसा ही है। तो ये 3 पॉइंट ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।
पहला पॉइंट मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया, बट हाँ ये भी इन डिटेल बात करेंगे अगली क्लास में। दूसरा, एक होती है इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है कि मान चलो सन से मैंने कोई एनर्जी ली, प्लांट ने कोई एनर्जी बनाई सन से फोटोसिंथेसिस की मदद से, उसमें से कुछ उसने यूज कर ली रेस्पिरेशन के लिए, तो जो बची कुछ एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं नेट एनर्जी। दो तरह की होती है, एक होती है ग्रॉस जो टोटल ली फोटोसिंथेसिस से, एक रेस्पिरेशन जो करता है प्लांट, रेस्पिरेशन के बाद जो बचती है उसको बोलते हैं नेट। तो कैसे निकालेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कि फोटोसिंथेसिस से जो ली उसको बोला ग्रॉस, उसमें से रेस्पिरेशन की माइनस कर दी और जो बची उसको बोलती नेट। मैं उम्मीद करता हूं आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन तो पता ही होगा ये क्या होता है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैंने बता दी कि फोटोसिंथेसिस में जो है वो उस टोटल जो आ रही है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस फोटो, और उसमें से रेस्पिरेशन में जो यूज होगी वो हटा के जो बची कुछ होगी नेट। अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्टिविटी की। जो प्रोडक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ती है बट 30 डिग्री तक, उसके बाद नहीं। तो ये समझाता हूँ कैसे। मान के चलो कहीं पे कोई फ्रोजन इलाका है, आप अंटार्कटिका में चले जाए कोई भी, तो वहां आपको पता है कि जो प्रोडक्टिविटी जो टोटल आप एनर्जी यूज करेंगे प्लांट ही नहीं है, तो ना के बराबर होगी। बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करते हो जाओगे, ठीक है, नॉर्मल वेदर आएगा जैसे ट्रॉपिकल में हो गया या एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला जो टेम्परेचर होगा 30 डिग्री तक, तब तक आप टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन 30 डिग्री बाद एक्सेसिव टेम्परेचर भी रिक्वायरमेंट नहीं होता प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, तो एक्सेसिव टेम्परेचर भी बुरा होता है और लो टेम्परेचर भी बुरा होता है। तो 30 डिग्री तक अगर आप टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन अगर 30 डिग्री से ज्यादा आपने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो प्रोडक्टिविटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। यही रीजन है कि जैसे राजस्थान जैसे इलाके में तो यहाँ ग्रीन प्लांट उतना ज्यादा नहीं है जितना उत्तराखंड के अंदर, अब मैं इंडिया की अगर बात करूं, बिकॉज टेम्परेचर। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो प्रोडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती जरूर है बट 30 डिग्री तक, उसके बाद प्रोडक्टिविटी घटना स्टार्ट हो जाती है। लिख दिया, अगर 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो प्रोडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए, तो यहां तक हमने बात कर ली इकोसिस्टम के बारे में। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक कितना पढ़ा जल्दी से। पहली चीज जो हमने पढ़ी इकोलॉजी की डेफिनेशन, इकोलॉजी का मतलब होता है सिर्फ स्टडी। दूसरा इन्वायरमेंट बारे में क्या बोला मैंने, मैं मेरे आसपास की जो नॉन लिविंग थिंग और सराउंडिंग उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। लेकिन जब भी आपस में इंटरेक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इंडिविजुअल जो अकेला काम करता है, प्लांट सेम स्पीसीज है, कम्युनिटी अलग अलग तरह की स्पीसीज है, जो पॉपुलेशन की, सॉरी प्लांट बोला था मैंने, पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं इटिकोलॉजी, जो कम्युनिटी की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं सिंकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म किसने दी थी, हकले ने, ठीक है। देर आफ्टर अगर आप डाइवर्सिटी को बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी और कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होगी। इकोसिस्टम किसने दी थी, टेंसले ने। इकोसिस्टम एक छोटा सा पेड़ भी हो सकता है, पूरा फॉरेस्ट भी हो सकता है। इसके अंदर बात करते हैं ऑटोट्रॉफ जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इसके अंदर हम मैक्रो, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, इनके बारे में बात कर चुके। हर्बीवोरस प्लांट खाने वाले, और कार्निवोरस जो एनिमल वगैरह होते हैं, जो मीट वगैरह खाने पे डिपेंड होता है। ओमनीवोरस इंसान जो मीट भी खा सकता है, प्लांट भी खा सकते हैं। तो माइक्रोमाया, सेप्टोट्रॉफ्स, डेट्रीवोरस। देयर आफ्टर ओपन सिस्टम जिसमें से एक्सचेंज ऑफ फ्री एक्सचेंज होता है एनर्जी और मैटर दोनों का, बस क्लोज में से ना तो एनर्जी जा सकती है ना ही आपका मैटर। फिर फंक्शन देखे थे, फंक्शन 4 मेन फंक्शन है, ये आपको एज इट इज याद होंगे। आपका अगर मेंस का क्वेश्चन आएगा आपको एज इट इज चिपका के आओगे इन चारों को, बिल्कुल लिखो, इनके बारे में लिख देंगे, बिल्कुल लिखेंगे जरूर, पढ़ने के जब पढ़ लेंगे कल की क्लास में तो उसके बाद हम लिख भी देंगे इनके बारे में। देन प्रोडक्टिविटी मैंने बात करी, तो प्रोडक्टिविटी क्या है कि जो ग्रॉस का मतलब जो टोटल हम ले रहे हैं, जो एक प्लांट के बारे में बात हो रहा है, एक प्लांट जो फोटोसिंथेसिस से जो टोटल एनर्जी ले रहा है वो, उसमें से जो रेस्पिरेशन के लिए प्लांट ने यूज करी वो हटा के जो बचती है उसको बोलते हैं नेट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी 30 डिग्री तक तो बढ़ती है, उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोडक्टिविटी घटना स्टार्ट हो जाती है। ये मैंने बता दिया, एक्सेसिव टेम्परेचर प्लांट के लिए डिजायर नहीं होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है इको टाइप एंड इको टोन। तो देखो अगर मैं बताता हूँ तो आपसे क्या बोले कि मैं एक नॉर्मल भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ, इको टाइप को समझा रहा हूँ आपको कि मेरे जैसे लोग अलग अलग इलाकों में बैठे हुए हैं। तो मेरे जैसे लोग का क्या मतलब है, मेरे जैसे लोग और भी होंगे जो समाज की सेवा करना चाहते होंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ज्ञान बांट रहे होंगे। तो ऐसे लोग जरूर होंगे इको टाइप, ऐसे बट अलग अलग एक जगह तो मौजूद नहीं होंगे सारे। तो जब हम टाइप के बारे में बात करेंगे तो आपके दिमाग में जो मेरी ये पॉइंट आएगा कि सर ने इको टाइप बोलते क्या बोला था कि मेरे जैसे लोग अलग जगह में मौजूद होंगे, ठीक है। और इको टोन क्या है, अब इको टोन का मतलब ऐसा एक ऐसी जगह, नाम से पता चला टोन, टोन ऐसी जगह जहां आपको कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है, मतलब यहाँ थोड़ा सा पंगा हो सकता है। मैं समझाता हूँ, इको टोन एक ऐसी जगह होती है जहां एक टेंशन जो है ना, टेंशन वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसको एक्वायर करने के लिए सब लोग तैयार है, ये जगह क्योंकि ये बड़ी अच्छी जगह है और हर कोई चाहता है कि यहाँ मैं आऊँ। तो ये एक ऐसी जगह है जहां टेंशन बहुत हाई होती है। समझाता हूँ पूरा, पहले इको टाइप को समझते हैं। पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीसीज, मेरे जैसे लोग, ठीक है, ऑकरिंग इन ए डिफरेंट जियोग्राफिक रीजन। समझ में आ गया, मेरे जैसे लोग अलग अलग जगह मौजूद है। तो पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीसीज, ये याद रखिएगा, सेम स्पीसीज, और कहां पे, अलग अलग ज्योग्राफिक रीजन, उसको बोलते हैं इको टाइप।
अब बात करते हैं इकोटोन। इकोटोन का मतलब क्या है? जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। ये एक टेंशन वाला रीजन होता है, समझाता हूँ। इसके लिए इमेज ली मैंने गूगल से, अब देखिए समझ जाता। ये है लैंड जोन, ठीक है, जहां पे चिड़िया भी है, गिलहरी भी है, हिरन भी है, सांप भी है, बिच्छू भी है, ठीक है। ये है एक्वेटिक जोन, जहाँ फिश है, बतख है, ये अलग तरह की फिश होगी दूसरी, ये कुछ और अलग तरह की फिश होगी, ये मेढक है, ठीक है, और कुछ छोटे मोटे मान लीजिए कुछ और है। तो ये तो है एक्वेटिक। अब इनके बीच में एक होता है ट्रांजिशन जोन, जहां पर जो लैंड है देखिए वो कन्वर्ट हो रहा है एक्वेटिक के अंदर। तो बिल्कुल आसपास का जो थोड़ा मार्शी इलाका होता है, वो एस्चुरीज वगैरह हो गई या मैंग्रोव्स इलाके हो गए, इनको हम बाद में पढ़ेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो इनके एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एस्चुरीज हो सकता है, मैंग्रोव हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इलाके होते हैं ये ट्रांजिशन जोन के अंदर आते हैं। अब यहाँ क्या है, इस ये इलाका बहुत ज्यादा पसंद होता है ज्यादातर स्पीसीज को, क्योंकि हर तरह से बेस्ट है, रहने के हिसाब से लैंड भी है, एक्वेटिक सिस्टम भी मौजूद है। आप देखोगे कोरल वगैरह का भी यहाँ पे तादाद अच्छी खासी, कोरल आगे हम बात करेंगे, कोरल रीफ की क्या इंपॉर्टेंस है एक्वेटिक सिस्टम के अंदर। तो ये इलाका ज्यादातर जो कई सारी स्पीसीज को पसंद है, और बहुत सारी स्पीसीज को पसंद है, और कई सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ यही मिलती है, मतलब इसी जोन में मिलेगी, ना इधर मिलेगी ना इधर मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे आपके सामने दो लिया है। एक तो ये वाली स्पीसीज देखो, ये और ये जो ब्लैक वाला आपको नजर आ रहा, ना तो ये यहाँ था ना ये यहाँ था। सिमिलरली ये जो थोड़ा सा टिड्डे टाइप का मान लो, ये ना इधर है ना इधर, ये सिर्फ यही मिलेगा। तो जो ट्रांजिशन जोन है, जो बीच वाला ट्रांजिशन जोन है, जिसको हम इकोटोन बोलने वाले हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी स्पीसीज भी हो सकती हैं जो ना इधर होंगी ना इधर होंगी। दूसरी बात, या टोटल स्पीसीज काउंट करो 1 2 3 4 5, या काउंट करो 1 2 3 4 5, और बीच वाले काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ जो टोटल स्पीसीज होती हैं वो एडजेसेंट दोनों जोन से ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि ये इलाका मैंने बताया ना, अगर 5 है तो 5 में से मैक्सिमम को ये इलाका पसंद होगा, यहाँ भी मैक्सिमम में से ये इलाका पसंद होगा, कुछ एडिशनल भी आ जाएंगी तो सिर्फ यही मिलेंगी। तो इस जोन में जो नंबर ऑफ स्पीसीज होती है वो ज्यादा होती है, और मतलब ऐसा फिक्स नहीं है ज्यादा होती है, बट कई बार ज्यादा हो जाती है। तो जो ज्यादा हो जाएंगी तो उसको हम बोल देंगे एज इफेक्ट। एज इफेक्ट, एज इफेक्ट, एज इफेक्ट का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर एज है, कौन सा एज, ये ट्रांजिशन जोन वाला, इसके अंदर जब टोटल स्पीसीज आसपास के दोनों ही एडजेसेंट जोन से ज्यादा हो जाएंगे उसको हम बोलेंगे एज इफेक्ट। और जो स्पीसीज पर्टिकुलरली यही मिलेंगे उसको बोलते हैं एज स्पीसीज। तो ये मैं लिखा हुआ भी है, एज इफेक्ट क्या होता है ये आपके सामने, जब स्पीसीज ज्यादा हो जाती है, एज इफेक्ट का मतलब वही, जब टोटल नंबर ऑफ जो भी स्पीसीज है वो आसपास के दोनों से ज्यादा होते हैं, एज इफेक्ट। और जो पर्टिकुलर यही मिलती है एज स्पीसीज। इकोटोन क्या है? यही इलाके को हम इकोटोन बोलते हैं। और आपको पता है हर कोई इसको एक्वायर करने के पीछे भागेगा, तो सबको चाहिए इस जगह पे मेरा इलाका हो। अगर मान चलो मेंढक आ गया, मेंढक बोल रही है यहाँ तो मैं रहूंगा, सांप आ गया, मेंढक सारे मेंढक को खा जाएंगे, वो बोलेंगे हम आएंगे यहाँ पे। तो अगर सोच के देखो आप, एक एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर 15 मेंढक थे, 15 मेंढक थे मान लो एक बार के लिए, और दो सांप आ गए। इन दोनों सांप ने दो मेंढक को खा लिया, ठीक है, तो 15 में से 13 रह गए। और ये दोनों सांप ने जो भी आपस के अंदर सिस्टम बढ़ाया, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई, 2 से 4 हो गए, ठीक है। धीरे धीरे इन चारों ने मिलकर 4 को और खा लिया, तो ये अब बाद में ये तो कम रह गए, और ये और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस ट्रांजिशन जोन में एक और चीज होती है कि कोई एक स्पीसीज है उसकी तो पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, बट दूसरी की पॉपुलेशन इंक्रीज होने चालू होती है, इसको मतलब लीनियर वेरिएशन। एक लीनियरली कम हो रही है तो दूसरी लीनियरली ऊपर जा रही है। तो एक ये और चीज हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो इन सारे पॉइंट को अगर मैं कंपाइल करूं तो क्या क्या पॉइंट हमें समझ में आते हैं? कि पहली बात तो ये जो जोन है ट्रांजिशन, ये बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत छोटा सा ही होगा, बस 1 किलोमीटर, ये 100 मीटर का भी हो सकता है और 1 किलोमीटर का भी हो सकता है। दूसरा, यहाँ टेंशन बहुत होगी, पता ही है, हर कोई चाहेगा इस जगह मेरी हो। दूसरा, लीनियर होता है कि एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, दूसरी की डिक्रीज होगी, अभी सांप मेंढक वाला एग्जाम्पल। चौथा, सम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देन एडजॉइनिंग, यहाँ कुछ है नहीं यहाँ भी कुछ नहीं, बट ये दो बताए थे मैंने, टिड्डा और ये काला वाला, कोयल मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये दोनों, कौवा मान लो, ये दोनों यहाँ मौजूद है, बट पास वाले में नहीं थे, सिर्फ इकोटोन में मौजूद है। सो सम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देन एडजॉइनिंग, आसपास में नहीं होते, ऐसे भी कोई चीज आ जाती है। साथ में एज इफेक्ट क्या बोला था मैंने, कि नंबर ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन जो आसपास के दोनों से ज्यादा हो जाती है यहाँ पे। और एज स्पीसीज क्या होती है, विच ऑकर प्राइमरली एबंडेंटली इन द इकोटोन, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ होती है। तो ये टोटल मिला के 6 पॉइंट थे, 6 के 6 पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी एग्जाम्पल के थ्रू। जल्दी से कमेंट बताइए समझ में आया, फिर आगे बढ़े। ठीक है, अब बात करेंगे नीच और हैबिटेट। अब नीच और हैबिटेट में कुछ नहीं है, नीच में सिंपल सा इतना है, प्रोफेशन, धंधा, काम क्या है, ठीक है, वो था नीच। जब हैबिटेट गाने बोलते थे एड्रेस, इतना सा फर्क है, कुछ खास फर्क है नहीं। जैसे कि लिए मैं एग्जाम्पल बताऊं, सेप्टोट्रॉप्स जो थे, ठीक है, ये क्या करते थे, जैसे डिकम्पोजर का काम क्या है सर, डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया फंगी वगैरह है, इनका काम है डिकम्पोज करना, तो ये इनका प्रोफेशन है, ठीक है। तो जब हम नीच के बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रोफेशन के बारे में बात करता है। अब जो सेप्टोट्रॉप्स है उनका काम है डिकम्पोजिशन करने का, मान लेते हैं एक बार के लिए। अब ये थोड़ी ना प्लांट भी डिकम्पोजिशन करेंगे, तो कोई भी दो स्पीसीज का
आइडेंटिकल नीच नहीं होता। अगर आइडेंटिकल नीच होगा तो फिर वो ही स्पीसीज हो जाएगी ना भाई, समझ रहे हैं? तो नीच का मतलब क्या है? प्रोफेशन। अगर जैसे मैंने आपको ऐसे बताया डिकम्पोजर, तो डिकम्पोजर काम है डिकम्पोजिशन करने का, तो वो सिर्फ उसी का काम होगा, प्लांट का नहीं होगा। प्लांट का काम होगा फूड पैदा करने का, सन से एनर्जी लेगा और फूड वगैरह पैदा करेगा, फल फूल वगैरह दूसरे जो हर्बीवोरस है उनके लिए। तो ये फर्क है नीच में। नीच मतलब प्रोफेशन, वेरस हैबिटेट का मतलब क्या है? ये जो इलाका है ये अमरूद के पेड़ों का है, ये आम के पेड़ों का है। तो हैबिटेट का मतलब क्या है? एड्रेस, ठीक है, पर्टिकुलर जगह का। तो कोई स्पीसीज कहाँ रहती है उसके बारे में, ये पर्टिकुलर जगह का एड्रेस, लोकेशन टाइप से मान लो। तो ये दोनों में बेसिक सा फर्क है। नीच का मतलब आपका पर्टिकुलर चीज का प्रोफेशन क्या है, हैबिटेट का मतलब क्या, उस चीज का एड्रेस क्या है। इतना सा फर्क है और कुछ खास फर्क नहीं है। डन, ठीक है। तो लिख दिया मैंने। नीच का मतलब क्या है? यूनिक फंक्शन, रोल एंड प्लेस ऑफ स्पीसीज, पर्टिकुलर जगह। मतलब इसका हालांकि प्लेसेस का कुछ खास रोल नहीं होता, मेन इसमें मानेगा प्रोफेशन का ही होता है कि पर्टिकुलर चीज का जो प्रोफेशन होता है उसी को नीचे दिखाते हैं। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? एड्रेस, रेजिडेंस स्पीसीज। हाँ एक चीज है, हैबिटेट हमारा ओवरलैप कर सकता है। भाई मैंने बताया अगर आप आम के पेड़ है तो जरूर सिर्फ आम के हो, पास में छोटे मोटे अमरूद के पेड़ भी हो सकते हैं, तो आम के भी अमरूद के भी। तो हैबिटेट हमारा ओवरलैप कर सकता है, नीच नॉर्मली ओवरलैप नहीं करता। सुनिए मेरी बात, नीच नॉर्मली ओवरलैप नहीं करता लेकिन कर सकता है। नीच ओवरलैप कर सकता है। अगर नीच ने ओवरलैप किया तो वहां कंपटीशन आ जाएगा। जैसे समझाता एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल समझते हैं। एक शेर है, शेर का काम क्या है? हिरन को खाने का, ठीक है। एक बाघ भी आ गया, बाघ का काम क्या है? वो भी हिरन खाएगा। तो दोनों का रोल सेम है, हिरन खाने का, ठीक है। मतलब वही हेर्बीवोरस को निपटाने का काम है, दोनों का सेम रोल है। और दोनों आगे एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन पे। दोनों की स्पीसीज अलग है, दोनों की स्पीसीज डिफरेंट है। तो लॉयन स्पीसीज अलग है, बाघ की जो टाइगर जो है उनकी स्पीसीज हम अलग कर देते हैं। अब दिक्कत क्या आएगी? आप अभी मैंने लिखा कि हैबिटेट तो ओवरलैप कर सकता है, मतलब जहां आम के पेड़ है वहां अमरूद के पेड़ भी हो सकते हैं एड्रेस वाइज, लेकिन जो फंक्शनल रोल है वहां पर ओवरलैप नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता। हो सकता है, अब जैसे कुछ टाइम के लिए हो गया। अब दिक्कत क्या होगी? ये जो बाघ है और ये जो लॉयन है ये आपस में भिड़ पड़ेंगे खाने के पीछे, तो इन दोनों में पंगा हो जाएगा और लड़ मुड़ के एक खत्म हो जाएगा, एक बच जाएगा। या तो ये होगा या ये होगा कि ये जो टोटल इनके पास जो भी फूड है उसको ये लोग डिवाइड कर लेंगे, इतना इलाका तेरा, इतना इलाका मेरा। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि नीच ऑफ इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज कैन ओवरलैप, ओवरलैप कर सकते हैं बट हमेशा के लिए नहीं होगा, कुछ टाइम तक होगा। ओवरलैप ओवरलैप विल लीड टू इंटर स्पेसिंग कंपटीशन, कंपटीशन चालू हो जाएगा पर्टिकुलर जगह के लिए, पर्टिकुलर फूड के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। लीड टू कंपेटिटिव एक्सक्लूजन ऑफ वन स्पीसीज, मतलब एक स्पीसीज पूरी तरह से बाहर हो जाएगी, खत्म कर देंगे उसको मार मूर के। या फिर क्या हो सकता है? रिसोर्स पार्शनिंग, अगर कंपटीशन नहीं करना, अगर वो लड़ना नहीं चाहते तो रिसोर्स को डिवाइड कर ले। कैसे डिवाइड करेंगे? बाघ क्या बोलेगा? चले काम करते हैं, हिरन को मैं खाता हूं, बकरी को तू खा ले, ठीक है। इस तरह से रिसोर्स का पार्टीशन कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि नीच भी ओवरलैप कर सकता है, ठीक है। तो नीच भी ओवरलैप कर सकता है लेकिन इनडेफिनेटली नहीं है, कुछ टाइम तक होगा, कंपटीशन होगा, एक स्पीसीज पूरी तरह से या तो खत्म कर दिया जाएगी, एक ऑप्शन ये। अगर खत्म नहीं करते तो रिसोर्स को पार्सनिंग कर दी जाएगी कि बकरी तेरी भेड़ मेरी, इस तरह का डिवाइडेशन हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे से आपको पता ही है कि इतना अच्छा पॉइंट है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस इस पे होते ही है। तो ये नीच और हैबिटेट के बारे में एक वर्ड और है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। वो ये कि आप जो भी इलाका, किसी का इलाका तहस नहस कर दो। इमरजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन एन ऑर्गेनिज्म प्रेफर्ड एनवायरनमेंट, कि कोई मान चलो आम का पेड़ किसी पर्टिकुलर जगह पर रहना चाहता है, अब तुम लोगों ने पॉल्यूशन इतना कर दिया कि जमीन के अंदर आम का पेड़ उग ही नहीं पा रहा है, तो उसको बोलते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। इसके लिए डिफरेंट टाइप रीजन हो सकते हैं, एक पॉपुलेशन, तो एक पॉपुलेशन का मतलब जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन है वो भी एक रीजन है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का। तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का मतलब इतना सही है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को जो प्रिफर्ड इलाका है वहां वो दोबारा उस तादाद से या उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पाए जिस स्पीड से प्रीवियस टाइम में करते थे, तो उसका हम बोलते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। देन दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पे, एक है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक है गॉस लॉ। इसका मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अपने ऊपर देख लिया कि अगर दो स्पीसीज एक जैसी, टू स्पीसीज कैन नॉट को एग्जिस्ट इफ दे ऑक्यूपाई एग्जैक्टली सेम नीच। सेम नीच का मतलब क्या है? सेम फंक्शन, फंक्शन सेम है हिरन खाने का और एक इलाके में आ गए। या भी आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा होगा, यूनिक फंक्शन, रोल और प्लेस। देखो मान लो बाघ और टाइगर का फंक्शन तो सेम है, बकरी और उनको खाने का, लेकिन दोनों अलग अलग जगह है तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब दोनों का फंक्शन सेम है और एक ही जगह पर है तो नीच में अब आपको मतलब समझे, यहाँ पे हमने प्लेस जो लिखा है, प्लेस का मतलब क्या? हालांकि नीच में कोई प्लेस का मतलब नहीं होता, प्लेस का मतलब तो हैबिटेट से होता है, एड्रेस से होता है। लेकिन नीच में डालने का मतलब अब समझ में आ रहा है हमें कि फंक्शनल रोल और प्लेस का क्यों इंपॉर्टेंस है। कि जब दो हम नीच के बारे में बात कर रहे हैं, बाघ और हमने लॉयन और टाइगर के बारे में बात करा, तो दोनों का रोल वही है हार्बीवोरस को खत्म करने का। लेकिन अगर दोनों अलग अलग जगह होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी।
पर दोनों सेम नीच को सेम जगह पे कर रहे हैं, तो वहां प्रॉब्लम आ गई। So two species cannot coexist if they occupy exactly same niche। ठीक है, ये था ये गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जबकि गॉस लॉ में क्या होगा, टू स्पीसीज दैट कॉम्पीट फॉर द एग्जैक्ट सेम रिसोर्सेज कैनॉट स्टेबली कोएग्जिस्ट। दोनों एक ही बात को बोल रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना सा है कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में सेम नीच बोला गया, गॉस लॉ के अंदर सेम रिसोर्सेज बोला गया। तो ये सिर्फ वर्ड्स के खेल में आपको ऑप्शन में अटका देगा कि फला 4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा कि इसमें गॉस लॉ कौन सा है। तो गॉस लॉ सेम रिसोर्सेज के बारे में बात करता है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेम नीच के बारे में बात करता है बस। एक और चीज है टेरिटरी एंड होम रेंज। ये मेरा इलाका है, जैसा मैं कि आपने कहीं मूवी में डायलॉग देखा होगा कि कौन सा डायलॉग था बड़ा ही, कि इलाका तो कुत्तों का होता है, शेर तो जहां जाता है वो हो जाता है, इस टाइप कुछ तरह। तो जो कुत्तों का इलाका का मतलब क्या है इसमें ताल्लुक, कि जो कुत्ते के अगर इलाके में घुस जाओगे तो वो भौंकेंगे आपके ऊपर, वो किसी और चीज को आने नहीं देंगे। तो जो इलाका होता है, टेरिटरी मतलब इलाका, तो इलाके को एक्टिवली डिफेंडेड किया जाता है, सारे कुत्ते पड़ जाएंगे पीछे आपके, ये कोई भी नया कुत्ता आएगा उसको घुसने नहीं देंगे। ये ओवरलैप नहीं करता, जो इलाका कुत्तों का ही रहेगा उसके अंदर। तो ये फर्क था। टेरिटरी का मतलब क्या है, वापस से वही चीज कि इलाका जिसको हम एक्टिवली डिफेंड करेंगे, ओवरलैप नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया कुत्तों का, कि वहां को दूसरा नहीं आ सकता, और दूसरा बहुत छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, टेरिटरी छोटा सा इलाका ही होता है। वेरा जो होम रेंज होता है, ये वो जगह है जहां डिफेंड नहीं किया जाता। अब होम रेंज का मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा जंगल ले लो आप, जिसमें अलग अलग तरह के कुत्ते भी हैं, बाघ भी है, शेर भी है, लॉयन वगैरह डिफरेंट टाइप के एनिमल स्पीसीज रह रहे हैं, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई डिफेंड नहीं करता। तीसरा, ये ओवरलैप भी कर सकता है, मैंने बताया जैसे बाघ भी रह रहे हैं, लॉयन भी रह रहे हैं, शेर भी रह रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं ये, कुत्ते भी रह रहे हैं, अलग अलग तरह के एनिमल स्पीसीज रहते हैं। तो होम रेंज में अंदर डिफरेंट टाइप स्पीसीज रह सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ओवरलैपिंग की कोई टेंशन नहीं है, और ये बहुत बड़ा होता है टेरिटरी से। एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट बताई दी आपको। तो ये और एक डिफरेंस था टेरिटरी और होम रेंज के बीच में। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बताइए प्लीज कमेंट में। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बायोम। एक बार दोबारा जल्दी से ऊपर जो मैंने बताया जल्दी बता दो, क्या क्या चीज थी फटाफट। इकोलॉजी टर्म किसने दी, हकले भाई साहब ने। इकोलॉजी मतलब स्टडी होता है, इन्वायरमेंट मतलब मैं मेरे आसपास चीजें और मेरे आसपास की सराउंडिंग, ठीक है, वो होता है इन्वायरमेंट। नेक्स्ट लेवल, इंडिविजुअल अकेला, पॉपुलेशन सेम स्पीसीज, कम्युनिटी अलग अलग स्पीसीज, ठीक है। देन इकोसिस्टम, वही मैंने बताया कि जो आपस में अगर इंटरेक्शन चालू होता है तो इकोसिस्टम होता है। इकोलॉजी हकले ने दी थी, इकोसिस्टम टैंक्सली ने दी थी। ऑटोट्रॉफ्स खुद का खुद खाना खुद बना रहे हैं, हेटरोट्रॉफ्स दूसरों पर डिपेंडेंट है। हेर्बीवोरस प्लांट खाने वाले, ओमनीवोरस जो एनिमल वगैरह को जो मांस खाने वाले, तो और ओमनीवोरस हो गया इंसान। सेप्टोट्रॉफ्स डिकम्पोजर होते हैं जो बैक्टीरिया फंगी, और डेट्रीवोरस होते हैं अर्थवर्म वगैरह जो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में काम आते हैं। नेक्स्ट ओपन सिस्टम, जहाँ फ्री और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होता। क्लोज, जहाँ ओपन सिस्टम जहाँ होता है, क्लोज वहाँ नहीं होता। देन ये फंक्शन थे 4, एनर्जी फ्लो, बायोजियोकेमिकल साइकिल, इकोलॉजी सक्सेशन और फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, जिसको होमोस्टैटिक या साइबरनेटिक बोलता हूँ। मैंने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या थी कि टोटल जो फोटोसिंथेसिस हम एनर्जी ले रहे हैं वो, उसमें से रेस्पिरेशन की हटा देंगे तो बचेगी नेट, जो टोटल ले रहे हैं होती है ग्रॉस, रेस्पिरेशन हटाने के बाद जो बचे उसको मतलब नेट। 30 डिग्री तक तो बढ़ेगी, 30 डिग्री के बाद ये कम होना चालू हो जाती है। इको टाइम, मेरे जैसे लोग अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। इको टोन में बताया जोन ऑफ जंक्शन, जहां पर आपको पता है, एक सेकेंड मैं आप सबको म्यूट कर देता हूँ, एक सेकंड, शायद हो सकता है आवाज आ रही किसी की पीछे बैकग्राउंड से। ओके ठीक है, तो इकोटोन के बारे में बात करती है, जोन ऑफ जंक्शन, उसमें भी मैं बता दूं एज इफेक्ट और एज इफेक्ट मतलब जो स्पीसीज यहाँ है वो बाकी दोनों से ज्यादा होंगी, एज स्पीसीज जो सिर्फ यहीं इको सी में होंगी इकोटोन के अंदर। देन नीच के मतलब ये है नीच प्रोफेशन, हैबिटेट का मतलब क्या एड्रेस है। देन नीच भी ओवरलैप कर सकता है बट ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं, कॉम्पिटिशन होगा, एक स्पीसीज या तो पूरी तरह खत्म हो जाएगी या रिसोर्स का पार्टिशन मतलब जो डिवाइडेशन हो जाएगा। एक आता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेम नीच के लिए बात करता है। गॉस लॉ सेम रिसोर्स के लिए बात करता है। टेरिटरी को हम एक्टिवली डिफेंड करते हैं, छोटा सा इलाका, ठीक है, ओवरलैप नहीं करता, सेम स्पीसीज ही रहती है, कुत्ते कुत्ते ही रहेंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा आप पे। होम रेंज के अंदर फॉरेस्ट मान लीजिए, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के स्पीसीज आ सकते हैं, डिफेंड नहीं करता कोई इसको, क्योंकि सबका अपना अपना इलाका बटा हुआ है, उस होम रेंज के अंदर टेरिटरी है। आप ये बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर होम रेंज के अंदर टेरिटरी, और ये बड़ा होता है टेरिटरी से, क्योंकि इसके अंदर टेरिटरी आ रही है डिफरेंट टाइप की। तो अभी तक हमने यही पढ़ा है और ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दो चीज बची है, एक तो बचा बायोम और एक बचा बायोस्फीयर, ठीक है। आइए बात करते हैं बायोम के बारे में। तो बायोम क्या होता है, बायोम का मतलब है, इसमें हम बात करते हैं सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, बात करते हैं सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये क्या होता है, दो तरह का हो सकता है, एक टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, अगर आप सिर्फ लैंड के बारे में बात करोगे तो टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, और अगर आप सिर्फ पानी के बारे में बात करोगे तो एक्वेटिक हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ मैंने, बायोम pertaining to the land are called the terrestrial biome and that related to the ocean
एंड वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक बायोम। तो दोनों तरह का हो सकता है, अगर आप सिर्फ लैंड के बारे में बात करो तो टेरेस्ट्रियल, और आप पानी के बारे में बात करो, वाटर के बारे में बात करो, चाहे ओशन हो गया, चाहे रिवर हो गया, या लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, तो एक्वेटिक बायोम हो गया। अच्छा, किसी भी बायोम को हम किस नाम से जानते हैं? वहां जो डोमिनेंट वेजिटेशन है उसके नाम से, ठीक है, जो भी मेन वेजिटेशन होगा वहां पे उस पर्टिकुलर नाम से इसका नाम जाना जाएगा बायोम का। नो टू बायोम्स आर अलाइक, दो बायोम कभी एक जैसे नहीं होते, अगर होंगे तो फिर एक ही बायोम नाम हो जाएगा उनका। सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? टियागा बायोम, ठीक है, इनके बारे में अलग से बात करूंगा मैं भी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, द एक्वेटिक बायोम इज द डेफिनेटली द लार्जेस्ट बायोम आउट ऑफ देयर। वैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ा बायोम कौन, तो वो तो एक्वेटिक है, क्योंकि 75% जो है अर्थ का ऑलमोस्ट कवर है इससे। लेकिन हम अगर एक्वेटिक को हटा दें और वैसे से लैंड बेस्ड बायोम पे बात करें, तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो बायोम है वो है टियागा बायोम। ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में से क्वेश्चन आ जाए एक्वेटिक दे रखा है और आपसे सिर्फ लार्जेस्ट बायोम पूछा हुआ है, तो आप एक्वेटिक को ही टिक करेंगे। लेकिन अगर वहां नहीं और सिर्फ टियागा, टुंड्रा या इस तरह के आपको कुछ दे रखे हैं, तो फिर आप इसमें टियागा को क्लिक कर देंगे, टिक कर मतलब आप खत्म, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बायोम और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है? तो बायोम के अंदर मैंने बताया कि हम सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम कोई उनके आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो बायोम में सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में बात होती है, वेयर इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स और उनके आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में भी बात होती है। तो ये चीज है। नेक्स्ट, बायोम कैन बी कंसिडर एज वेरी लार्ज इकोसिस्टम। हाँ, आप ये कह सकते हो कि एक बायोम के अंदर बहुत बड़े अलग अलग तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं, जैसे टियागा बायोम है। तो टियागा बायोम में हम बात सिर्फ लिविंग थिंग की कर रहे हैं, लेकिन उस टियागा बायोम के अंदर लेक्स भी है, पॉन्ड भी है, छोटे छोटे फॉरेस्ट भी है, ट्रीज भी है। तो ट्री तो अपने आप में इकोसिस्टम की तरह काम करेगा, एक लेक अपने आप में एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो एक पर्टिकुलर बायोम में डिफरेंट तरीके, बहुत तरह के बड़े बड़े लार्ज इकोसिस्टम भी हो सकते हैं। तो ये दो डिफरेंस है बायोम और इकोसिस्टम में। बायोम, क्योंकि बायोम हम मजबूर है, बायोम का मतलब हम सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं, तो कम्युनिटी कम्युनिटी। लेकिन इकोसिस्टम इन लिविंग थिंग का इनके एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन है, वो बात की जाती है। दूसरा, एक बायोम के अंदर बहुत सारे लार्ज इकोसिस्टम हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए टियागा बायोम के अंदर लेक, पॉन्ड वगैरह वगैरह। बताइए, बताइए प्लीज, ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बायोम का मतलब क्या है? बायोम का, हाँ, ये बात जरूर बोल सकते हैं, बायोम एक रीजनल इकोसिस्टम है और बायोस्फीयर होता है लार्ज ऑफ ऑल पॉसिबल। बायोम छोटा सा इलाका ले लिया, टियागा, टियागा तो एक जगह, टुंडा मान लीजिए, टुंडा जाओगे तो बर्फीला इलाका है, तो एक पर्टिकुलर रीजन में बात करते हैं। लेकिन ऐसे डिफरेंट, जैसे जैसे आप आओगे तो हमारे जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, ये सवाना हो गया, ठीक है, या ग्रासलैंड हो गया, तो डिफरेंट अलग अलग तरह के बायोम अलग अलग जो मौजूद है। तो बायोम को आप एक रीजनल इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर सारा आ गया, आप अर्थ को बोल सकते हैं। बायोस्फीयर का मतलब वो जगह जो एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, है ना, और हमारा लिथोस्फीयर, इन सबको कंबाइन करके वो इलाका जहां लिविंग थिंग रह सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर इन सब का कंबाइनेशन होता है। बायोस्फीयर मतलब सब आ गया उसके अंदर, टोटल सब इंक्लूड कर दिया हमने अर्थ को, जो वो जगह जहां आप और हम लोग रह रहे हैं, जो भी लिविंग थिंग रह सकती है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ये दोनों में मैंने यहाँ भी डिफरेंस क्लियर कर दिया कि बायोम और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है, ऊपर हो गया क्लियर। बायोम और बायोस्फीयर में क्या डिफरेंस है वो भी हो गया। इससे मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, ये अर्थ है, ये मान लीजिए यहाँ पे टुंड्रा है, यहाँ मान लेते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ मान लेते हैं सवाना फॉरेस्ट है, यहाँ मान लेते हैं ग्रासलैंड है। अब मैंने हालांकि रैंडम बनाई, सबकी लोकेशन बिल्कुल ठीक है। आप जाओगे टियागा में, टुंड्रा में जाओगे, टुंड्रा आपको ऊपर ही मिलेगा। एवरग्रीन में आओगे तो एवरग्रीन ऑलमोस्ट ये जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन उधर ही होते हैं। सवाना जाओगे तो अफ्रीका में होंगे, ग्रासलैंड जाओगे तो नॉर्थ अमेरिका साइड में मिलेंगे आपको। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के बायोम्स मौजूद है अर्थ पे। इन सब को कंपाइल कर देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर। पूरे को जोड़ के बोल देंगे बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के अंदर डिफरेंट बायोम्स आते हैं। यही तो रीजन था कि जब मैंने स्टार्टिंग में आपको इमेज दिखाई थी ये वाली, तो इमेज में ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या था? इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, फिर आया था इकोसिस्टम, आपस में इंटरेक्शन, फिर एक बायोम। एक बायोम के अंदर कई तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं, पॉन्ड, रिवर वगैरह बता दिया मैंने। तो बायोम के अंदर हो सकते हैं बहुत तरह के इकोसिस्टम। फिर लास्ट में क्या था? बायोस्फीयर। एक बायोस्फीयर के अंदर कई तरह के बायोम हो सकते हैं, टुंड्रा बायोम, एवरग्रीन फॉरेस्ट बायोम, सवाना बायोम, ग्रासलैंड बायोम, ठीक है, इस तरह से। तो ये टोटल हमारा जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर आपको अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। बताए प्लीज। एक सेकंड वेट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आप जब क्वेश्चन करोगे ना प्रीवियस ईयर का, वो बड़ा मजा आने वाला है अगर आपने चीज ढंग से समझी होगी। अब हम अलग अलग तरह के बायोम देख लेते हैं। उन बायोम में क्या है? सबसे पहले बात करते हैं टुंड्रा। टुंड्रा का मतलब क्या? वो देखो थोड़ा बर्फीला इलाका है, ये बिल्कुल आर्कटिक वगैरह पे। और यहाँ आप जाओगे तो यहाँ आपको कुछ बहुत बड़े, मतलब ना, पेड़ पौधे नजर आएंगे, तो छोटे छोटे हल्के से ऐसे कोई शंटेड, हल्के से कोई ग्रासेस टाइप के आपको नजर आ जाएंगे। रेप्टाइल्स यहाँ होते नहीं है, एम्फीबियन यहाँ होते नहीं है, ठीक है। तो किसी भी तरह के रेप्टाइल्स, एम्फीबियन वगैरह, छिपकली, क्रोकोडाइल वगैरह, इस तरह के कोई मौजूद नहीं। रेप्टाइल एम्फीबियन में कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। एम्फीबियन वो होते हैं जो वाटर और लैंड दोनों जगह रह सकते हैं। रेप्टाइल्स या तो लैंड पर रहेंगे या वाटर में रहेंगे, सिंपल इतना डिफरेंस है दोनों में।
तो यहाँ ना तो यहाँ रेप्टाइल्स होते हैं ना यहाँ एम्फीबियन होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी सी ग्रासेस टाइप से मौजूद होती है, शंटेड ट्रीज जिनको हम बोलते हैं। तो टुंड्रा बायोम के बारे में क्या है कि डिवॉइड ऑफ ट्री, कोई ट्री नहीं होता, सिर्फ इस तरह के शंटेड छोटे छोटे से ट्रीज, शंटेड ट्रीज या आप ग्रास बोलो, ये मौजूद होती है। रेप्टाइल एम्फीबियन नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। रेप्टाइल एम्फीबियन मैंने बता दिया, एम्फीबियन जो वाटर लैंड दोनों जगह रह सकते हैं। रेप्टाइल्स जो सिर्फ या तो लैंड पर रहेंगे, वाटर पर रहेंगे। हाँ, कुछ टाइम के लिए भले जा सकते हैं, कुछ खाना वाना लेने के लिए, थोड़ा बहुत टहलने के लिए, नहाने धोने के लिए, बट उनका जो मेन जो इलाका होता है मोस्टली जो रहते हैं वो एक ही जगह पे। नॉर्थर्न साउथर्न मोस्ट रीजन है वर्ल्ड के, आर्कटिक अंटार्कटिक वगैरह इलाका, वो टुंड्रा रीजन में आता है। तो ये इसके बारे में 3 छोटे छोटे से पॉइंट है, बस सफिशिएंट, खत्म हो गया टुंड्रा। ये मैंने आपको एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बारे में हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर दिया। इनके बारे में अलग आगे से बात करेंगे, पूरा चैप्टर इनके ऊपर। मैं दोनों ही कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडा खून होता है दोनों का ही। जैसे एम्फीबियन में ये फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, ठीक है, इस तरह की छिपकली हो गई, ठीक है। अगर रेप्टाइल्स में आओगे तो रेप्टाइल्स के अंदर टर्टल्स हो गया। ये अलग अलग तरह की इमेज है, तो इस इमेज में मत जाइए, इस इमेज में कई सारी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। तो इमेज में आपको ये सारी चीज लगी, सर ये दोनों जगह रह सकते हैं, इनकी ये डेफिनेशन याद रख लो बस, कि एम्फीबियन लैंड और एक्वेटिक दोनों जगह रह सकते हैं, वेयर जो रेप्टाइल्स होते हैं या तो लैंड पर रहेंगे या एक्वेटिक में रहेंगे। ये छोटी सी डिफरेंस है। देन आता है टियागा। ये प्लीज इन्हें चक्कर मत पड़ना कि कौन सा, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला हमसे कौन सा पर्टिकुलर क्या है, क्योंकि कई सारे इनके एक्सेप्शन भी है, ठीक है। ये टर्टोइज में जाओगे तो ये वहां भी रहेगा और ऊपर भी रहेगा। मगरमच्छ में जाओगे, ये इसमें क्रोकोडाइल में, तो ये आराम से, तो ये इन पे मत, ये मैंने गूगल से इमेज उठाई तो कि कोई ऐसी मतलब फिक्स नहीं है कि सही होगी। हमें बेसिक जो डेफिनेशन बुक्स वाली डेफिनेशन ये याद रखनी है, तो इनके चक्कर मत पड़ना है, मैंने सिर्फ समझाने के हिसाब से इमेज लगा ली, बट मुझे खुद को इसमें कई सारा डाउट था इमेज के अंदर। अब आता है टियागा बायोम, या बोरल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। टियागा बायोम इस तरह के होते हैं। ये आपने आई थिंक वो मूवी देखी होगी, वो जो कौन सी मूवी आई थी ना, वैम्पायर वाली, उसमें बड़ी फेमस रही थी वो, कई सारी उनकी सीरीज बनी थी, उसमें लास्ट में एक बैटल होती है, कुछ ऐसी इलाके में होती है, सब आसपास आमने सामने खड़े हो जाते हैं। मूवी का नाम तो मुझे याद नहीं, कितना मुझे चीजें याद नहीं थी हॉलीवुड की। हाँ, अच्छी मूवी थी, उसमें इस तरह तो लास्ट में जो दिखाया गया था वही बोरल फॉरेस्ट था, ठीक है। आपने उसको सीन देखी और बताइएगा मेरे को। तो ये क्या होता है, ये लार्जेस्ट कंटिन्यूस बायोम है टियागा बायोम या बोरल फॉरेस्ट, ठीक। सबसे बड़ा है लगातार, बाकी सब छोटे छोटे, जब टुंडा भी देखोगे या जितने टेम्परेट, मतलब ऐसे नहीं वो छोटे हैं, बट उन सबके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है। तो लार्जेस्ट कंट्रीज बायोम है। दूसरा, यहाँ जो आपको फॉरेस्ट नजर आते हैं ये होते हैं कॉनिफरस एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ जो फॉरेस्ट है उसका टाइप क्या है, कॉनिफरस एवरग्रीन। ये कॉनिफरस क्या होता है, टेम्परेट क्या होता है, डेसिडियस क्या होता है, ये सब अलग से एक पूरा चैप्टर है इनके। वो इन्वायरमेंट में अभी क्या बेसिक्स पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हर चीज जो आप सुन रहे हो या आप देख रहे हो उनके बारे में अलग से चैप्टर ऑलरेडी मौजूद है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये चीज हमें समझ नहीं आई, आगे चैप्टर है पूरा, तब समझ लेंगे आराम से। ये काम करते हैं। ट्यूलाइट, जो मूवी का नाम था ट्यूलाइट, बिल्कुल। देन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये इस तरह के, ये भी आपने देखा होगा, इस तरह के जो फॉरेस्ट वगैरह जो इलाका होता है इसको बोलते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आइस वगैरह, जो बर्फ वगैरह वो गायब हो चुकी है, ठीक है। थोड़ा हरियाली वगैरह नजर आ रही है, ये जंगल टाइप की जो मूवी वगैरह होती है उसमें आपने देखा होगा। तो ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है, ये मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरिया है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई बर्फ वगैरह की टेंशन नहीं है, तो कुछ है नहीं, मतलब टेम्परेचर आपका नॉर्मल 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री आसपास है। तो आपने देखा था कि जो प्रोडक्टिविटी है वो 30 डिग्री तक बेहतर होती है। तो उसके हिसाब से ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरिया में से आता है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसको एक दूसरा नाम भी है ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, इसलिए क्योंकि यहाँ ज्यादा जितनी भी जो पेड़ वगैरह होते हैं, प्लांट होते हैं, उनकी जो लीफ होती है वो थोड़ी सी ब्रॉड नेचर की होती है, छोटे छोटे पत्ते नहीं होते इस तरह के। जैसे यहाँ देखोगे, तो यहाँ अगर देखोगे तो बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते नजर आएंगे आपको, बट यहाँ ऐसा नहीं है, तो इसको ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं। देन आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल मतलब आपने अर्थ देखी होगी, अर्थ को हम अर्थ को हम कैसे डिवाइड करते हैं, कि अगर ये मेरी अर्थ है तो बीच में इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक है, ठीक है। और ऊपर, अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में। ये ज्योग्राफी मैंने पढ़ा ही था, मैंने आपको 6 स्टार्टिंग में 6 लेक्चर डाल रखे हैं, और आगे लेक्चर भी डालूंगा एनवायरमेंट के बाद। तो ट्रॉपिक जो है इक्वेटोरियल, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है। बट आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे इधर, और जैसे इधर जाओगे ऊपर, तो यहाँ हम जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास जाते हैं, तो टेम्परेचर कम होना चालू हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ना चालू हो जाती है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो इलाका है ट्रॉपिक वाला, यहाँ मान लीजिए या यहाँ मान लीजिए, इन दोनों जगह पे प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, तो इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। जहां पर एवरेज पार्टिसिपेशन जो बारिश होती है वो 60 mm होती है। इनको दूसरा नाम भी है लो लैंड इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इस तरह के फॉरेस्ट नजर आते हैं, बारिश ठीक ठाक होती है। पूरे अर्थ का 7% ये लोग कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पे 40% प्लांट और एनिमल स्पीसीज मौजूद है। तो उस हिसाब से ठीक है, जंगल वगैरह के हिसाब से ठीक है, पर एग्रीकल्चर के हिसाब से बात करोगे, अगर आपको कुछ पैदा करना है या कुछ उस तरह के इलाका, कुछ में मक्का वगैरह, तो उसके लिए आपके लिए टेम्परेट वाला इलाका ज्यादा बेहतर है। मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया तो यही है, टेम्परेट डेसिडियस। लेकिन अगर आप वैसे बात करोगे फॉरेस्ट कंपेरिजन में एनिमल स्पीसीज के हिसाब से, तो उसके लिए ये ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप जानते हो कि ज्यादा बारिश भी हानिकारक होती है
एग्रीकल्चर के लिए लिमिटेड ही चाहिए होती है। अगर बाद में बारिश होगी तो फसल खराब हो जाएगी, तो उसके हिसाब से ठीक नहीं है। फॉरेस्ट के हिसाब से ठीक है, एनिमल स्पीसीज के हिसाब से ठीक है, लेकिन जब आप एग्रीकल्चर के हिसाब जाओगे तो टेम्परेट डिसीजन थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। तो छोटे छोटे से पॉइंट है, इन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन पूछेगा कैसे, इनमें क्या पूछेगा आपसे कि कौन सा पेड़ कौन सा कहाँ मिलता है, ऐसा नहीं। क्वेश्चन आपको ये छोटे छोटे पॉइंटों पे ही पूछेंगे, ये आपको हमेशा याद रखने हैं। आगे चलते हैं सवाना। अब सवाना अफ्रीका में होता है इस तरह के, ये बिल्कुल बिल्कुल देखो टोटल गर्मी पड़े थे 40 45 50 डिग्री के आसपास। तो आपको पता है जब इतनी गर्मी है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर तो बहुत नाम मात्र के लिए होगा, बहुत अच्छे पेड़ भी यहाँ हो नहीं सकते, प्लांट स्पीसीज कम होगी, प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी होगी नहीं। तो ऐसे हल्के फुल्के पेड़ नजर आ जाते हैं, नीम तरह के कोई पेड़ है, जानवर ठीक ठाक है, ग्रासेस वगैरह मौजूद होती है, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से काफी इन बाकी सबके हिसाब से कंपेरिजन में काफी कम है। तो लोकेशन कहाँ है, अफ्रीका में सवाना, ग्रासेस होती है विद स्कैटर्ड ट्रीज इन फायर रेजिस्टिंग थ्रोनी सर्व। तो क्योंकि देखो गर्मी बहुत है तो आग लगती रहती है, तो जब आग लगेगी बार बार तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये ऐसे ही अपने आप को इवोल्यूशन हो जाता है कि जो ग्रासेस है वो फायर रेजिस्टेंट अपने आप ऑटोमेटिक नेचर हो जाती है। ये ह्यूमन नेचर मान लो जो भी आप समझ लो। लैग 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 हो रहा है क्या? सवाना में कुछ नहीं, सवाना का लोकेशन अफ्रीका में है, सिर्फ ग्रासेस होती है, और ग्रासेस भी हो जो फायर रेजिस्टिंग होती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो जहां भी टेम्परेचर ज्यादा, ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट का नेचर है कि वो अपने आप को इवोल्यूट करता रहता है, और जो ग्रासेस है वो टाइम टू टाइम इवोल्यूट करके उन्होंने इस तरह का नेचर बना लिया कि ज्यादातर ये फायर को रेजिस्टिंग कर लेती है। क्योंकि अगर ये फायर रेजिस्टिंग ना हो, आग लगे तो हर बार इनमें आग लग जाए पूरे जंगलों के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर ऑलमोस्ट 45 50 डिग्री के अराउंड रहता है यहाँ पे। तो ज्यादातर यहाँ पे सिर्फ आपको ग्रासेस मिलेंगी और ट्री मिलेंगे, स्कैटर ट्री, इस तरह के पेड़ नजर आएंगे, बहुत बड़े पेड़ आपको नजर आएंगे नहीं यहाँ पे। ये वो सवाना। अब आता है ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड आपको मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका में, यूक्रेन के अंदर। या आपने इस तरह से कई बार अगर आपने ये इमेज देख के आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये हमने देखी कहाँ पर, ये विंडोज के डेस्कटॉप पे आती थी बाय डिफॉल्ट इमेज में, ये उसमें से, क्योंकि ये अमेरिकन कंपनी, ये सब यूरोपियन लोग हैं, तो यूरोपियन लोगों ने अपने यहीं से उठा के लगा दी इमेज। तो ये समझ भी गए होंगे कि ग्रासलैंड का ताल्लुक ये क्यों नॉर्थ अमेरिका यूक्रेन से बोला हुआ है। तो इस तरह के होते हैं। ये तो खैर आर्टिफिशियल इमेज समझ लो, मेन इमेज कुछ ऐसी होती है इस तरह से। तो इस तरह से ग्रासलैंड होते हैं, घासेस वगैरह होती है काफी लंबी लंबी साइज की, उसी में आप जानवर वगैरह रहते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो मोस्टली नॉर्थ अमेरिका एंड यूक्रेन, ग्रासेस डोमिनेट द वेजिटेशन, नाम मात्र के वेजिटेशन होता है, मेनली यहाँ पर ग्रासेस ही होती है। लास्ट में आता है डेजर्ट में। तो डेजर्ट में आओगे तो डेजर्ट में आपको देखो फ्लोरा तो नाम मात्र के लिए होता है, डॉट रजिस्टर होता है, कैक्टस हो गया, इफरस हो गया, सेगेवरस हो गया, कुछ नाम है, तो नाम मात्र के लिए होता है। लेकिन जो फौना होता है डिफरेंट टाइप के रेप्टाइल्स हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, या स्मॉल मैमल्स या बर्ड भी हो सकते हैं इस तरह के। तो अलग तरह के मैमल्स रेप्टाइल्स वगैरह छोटे छोटे मिलते हैं, ज्यादा नहीं, आप देख लोगे दो चार तो आपको नजर आ ही होंगे। तो इसी तरह के रेप्टाइल्स और बर्ड्स वगैरह मिलते हैं, और कुछ नहीं मिलते यहाँ पे, पूरा डेजर्ट खाली होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्वेटिक सिस्टम के बारे में। ये तो मैंने टेरेस्ट्रियल सिस्टम के बारे में बात किया, बायोम्स के बारे में बात होगी मेरी, खत्म यहाँ तक। बताइए कोई रियल लाइफ में यहाँ नहीं जाना, ऐसा करना मत, क्योंकि ये थोड़ा सा इलाके में जाओ ठीक है, अगर ज्यादा पहुंच जाओगे ना तो खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा, मर मुरु के आओगे वहां से वापस। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मिलेगा, रेप्टाइल जरूर मौजूद होते हैं, और ये रेप्टाइल आपको कब वहाँ पे, आप हम, मैं तो राजस्थान से, मुझे पता है ना यहाँ पे, राजस्थान में आप जाइए, जाके देखिए जैसलमेर साइड में, आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना हालत खराब हो जाएगी, और भाग के आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कई बार सांप बिच्छू निकलते रहते हैं। तो रेप्टाइल्स 100% होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स मौजूद होते हैं, और ये रेप्टाइल डेंजरस भी होते हैं। तो सिर्फ फोटोशॉट के हिसाब से ठीक है, कभी जाए तो फोटोशॉट करवा के आ जाइएगा, बट ज्यादा आगे मत पड़िएगा, और जाओ तो किसी के साथ में जो वहाँ पे ट्रेंड हो पहले से, उनके ट्रेनर के साथ में। अरे मेरे को समझ आना आजकल लोगों को शौक क्या हो गया, इस तरह से हाथ पीछे करके क्या फोटो, ये इसका इसका लॉजिक क्या है? हाथ पीछे करेगा, हाथ पकड़ रखा, ये फोटो खिंचा रहे हैं, मैं लॉजिक ही समझ आता है कि इंसान बावड़ा हो गया क्या, बस पता ही नहीं क्या हो गया। अजीब गरीब तरह के लोग हो गए, पर फालतू लोगों का दिमाग है, अब क्या करें, हमारे बीच में अलग अलग तरह के प्राणी मौजूद होते हैं ना। चलिए एक्चुअली अभी नया गाना है इमरान हाशमी का, ठीक है। अब मैं जिसको भी फोन करता हूँ ले दे के रिंग टोन सबकी वही बज रही है, लुट गए का। अब मैंने कहा यार, ऐसे ऐसे लोग जिनकी आज तक लाइफ में कुछ नहीं है, सिंगल बैठे हुए हैं, बट फिर भी लुट गए लगा के बैठे हुए हैं, बताइए, इस उम्मीद में कि कोई आएगा। लॉजिक ही नहीं है, इलॉजिक, मतलब इतना फालतू है इंडियंस कि हम कहीं भी बिजी हो जाते हैं पढ़ाई को छोड़ के। चलो एक्वेटिक इकोसिस्टम बात करते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम दो तरह के हैं, इनके एक्वेटिक अलग से बात करनी है, ये सारे टॉपिक अलग से, बेसिक है, ये बेसिक है, पहला चैप्टर है, तो मैं सबका यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। सबके बारे में कोई बहुत डिटेल में नहीं जा रहा है, क्योंकि सबके बारे में डिटेल आगे होगी। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या है, लोटिस या मूविंग वाटर होता है, ठीक है। लेंटिस स्टिल या स्टेगनेटेड वाटर होता है, तो इसको कैसे समझना है, लोटिस का मतलब क्या है, लोटना, ठीक है। लेंटिस का मतलब क्या है, स्टिल या स्टेगनेटेड वाटर होता है, जो रुका होता है, जैसे झील वगैरह हो गया, कोई आपने देखा होगा। लोटिस का मतलब जो फ्लोइंग वाटर होता है, रिवर वगैरह हो गया, तो ये हो गया फ्रेश वाटर के अंदर। लोटिस लोटना, लोटना मतलब मूविंग वाटर, लेंटिस रुका हुआ। फिर नेक्स्ट एस्चुरीज हो गया, एक सेकेंड,
तो एक्वेटिक इकोसिस्टम बात करते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक सेकेंड, हाँ, फ्रेश वाटर के बारे में बात करते हैं, लोटिस लेंटिस वाल के बारे में बताऊंगी, स्टिल स्टैग्नेटेड। इनके बारे में डिटेल में हम अलग से पूरा चैप्टर है एक्वेटिक इकोसिस्टम, वहां बात करने वाले हैं। एस्चुरीज वगैरह सारा कुछ डिटेल में बाद में बात होगा। अभी मैंने दोबारा बताया ये बेसिक है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से बात किया है। एस्चुरीज क्या होता है? एस्चुरीज वो इलाके होते हैं जो होता है ना मार्ज, जैसे आपने अभी इकोटोन देखा था, तो ये एस्चुरीज एक तरह से इकोटोन है। ये एस्चुरीज क्या है? ये सर एग्जांपल है इकोटोन का। इकोटोन, अब आप समझ गए होंगे ये कौन सा इलाका होगा। ये वो इलाका होगा जहाँ लैंड या कोई भी दो सिस्टम के बीच में जो जो ट्रांजिशनल बाउंड्री होती है, यू है, तो ये लैंड और एक्वेटिक के बीच का होता है। इस तरह से देखो, ये आपके सामने इमेज आ गई, ये समझाने के लिए बेटर है। ये कुछ समुद्र है, आसपास देखो, देखो आगे पूरा समुद्र नजर आ रहा होगा आगे, और कुछ यहाँ पे लैंड था, और उनके बीच का जो ट्रांजिशन बाउंड्री है वो ये है। और ये इलाका कई तरह के स्पीसीज प्रीफर करेंगे बजाय इसके और बजाय लैंड के, जो जो सिर्फ आपको यहीं मिलेगी इस इलाके में। तो ये वही इकोटोन वाला कंसेप्ट है। इकोटोन हमने ऊपर देख लिया, पूरा समझाने के सारे पॉइंट एज इट इज वैलिड हो जाएंगे यहाँ पर एस्चुरीज के बारे में। तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू द एडजेसेंट, मैंने बता दिया, बिकॉज ऑफ इकोटोन इसकी प्रोडक्टिविटी हायर होती है। तो ये इसके बारे में छोटे से पॉइंट है, अलग से डिटेल आगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में होगी। देन मैरीन इकोसिस्टम है, कोरल रीफ है, मैंग्रोव है, ये मैंने सिर्फ हेडिंग लिख के छोड़ दिए क्योंकि इनके बारे में मैंने पूरा एक चैप्टर बना रखा है, तो वहीं डिटेल बात होगी। अच्छा, एक आता है कि जो भी एक्वेटिक जोन होता है उनके अंदर मेनली फर्क क्या होता है, चाहे वो एस्चुरीज हो, चाहे वो मैंग्रोव्स हो गया, या ओशन हो गया, रिवर हो गया, या लेक हो गया, पॉन्ड हो गया। तो डिफरेंस होता है सैलिनिटी का, ठीक है, कि सैलिनिटी का टोटल कंटेंट कितना मौजूद है। दूसरा, लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑर्गेनिज्म कितने हैं, वाटर का टेम्परेचर कितना है, और डेप्थ ऑफ सनलाइट पेनिट्रेशन, कि कितनी जो सनलाइट है कितने अंदर तक जा सकती है। तो ये मेन डिफरेंस है किसी भी एक्वेटिक जोन के अंदर। ये घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये हमको समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये अलग से मैंने बोला दोबारा, ये अलग से पूरा एक चैप्टर है